गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। सब लोग जुड़ जाइए। तो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। लाइट बंद कर दो, बहुत आंखों में लग रही। धन्यवाद। हाँ, तो सब लोग जुड़िए फटाफट। तो यहाँ पे अगर देखें, हाँ, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, यहाँ पे एमसीक्यू तो हो ही रहा है। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों के स्क्रीन पे आप क्या कहते हैं, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्लास को और क्लास लेना शुरू कर देते हैं। तुरंत शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग। लेकिन अब तो गुड आफ्टरनून हो गया, अब गुड मॉर्निंग कहाँ है? गुड आफ्टरनून हो गया है। चलिए, कल आप लोग मेला घूमने चले गए थे, सब पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है? हाँ, देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। तो आज हम तुम लोगों को हड्डियों के बारे में बताने वाले थे। चलिए हड्डी के बारे में जान लेते हैं। हाँ हाँ, हो जाएगा, ठीक है। 4 घंटे में हम बहुत कुछ बता देंगे। तो हड्डी के बारे में बता दें, क्या होती है हड्डी? यानी कि बोन। बोन क्या होता है? बोन के बारे में हम लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो ध्यान दीजिए। बोन की अगर बात करें तो बोन होता क्या है, या बोन किससे बना होता है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि बोन, बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। हड्डी की अगर बात करें तो हड्डी, हड्डी छोड़ दें। हाँ हाँ, कुछ चीज़ें जरूरी हैं, बता देते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें जरूरी हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो बोन में फटाफट केवल हम समझाते चलेंगे, आप लोग समझते चलिए, बाकी पीडीएफ दे देंगे। बोन की अगर बात करें तो यानी कि हड्डी की बात करते हैं, तो जो हड्डी होती है वो बेटा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम का काम क्या है? तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देती है। अगर आपसे पूछा जाए हड्डियों को मजबूती कौन देता है, तो आंसर होगा कैल्शियम। अगर पूछा जाए मैग्नीशियम का काम क्या है, तो मैग्नीशियम टेंडन का निर्माण करते हैं। टेंडन क्या होते हैं? तो टेंडन की अगर बात करें तो जो मांस और हड्डी के बीच ज्वाइंट होता है उसी को टेंडन कहा जाता है। अब देखो, हम लोगों का मांस चिपका हुआ है ना हड्डियों से, तो ये टेंडन चिपकाए हुए होते हैं। क्या होते हैं? टेंडन चिपकाए हुए होते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस हड्डियों को जलने में सहायता करते हैं। यानी कि जैसे क्या होता है, मरने के बाद आदमी जलाता है ना, तो ये फास्फोरस ना हो तो क्या कहते हैं, जलेगा नहीं, हड्डी नहीं जलेगा। फिर तो अस्थि विसर्जन पे लोग नहीं, ढांचा विसर्जन पे लोग जाएंगे, पूरा पूरा ढांचा का विसर्जन करेंगे। ठीक, पोल्यूशन बहुत फिर फैलेगा। तो यहाँ पे इससे बना होता है। मेन जो होता है, पूरा खेल जो होता है वो किसका होता है? मेन खेल होता है कैल्शियम का। किसका होता है? कैल्शियम का। अगर मान लो किसी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या क्या दिक्कतें होंगी? तो अगर हम कैल्शियम की कमी की बात करें, कैल्शियम की अगर कमी होती है तो क्या क्या समस्याएं फेस होती? तो इंसान को कई सारी बीमारी हो जाती हैं। उन्हीं में एक बीमारी आती है गठिया, उसी में एक बीमारी आती है ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी बीमारी? ऑस्टियोपोरोसिस। गठिया को अर्थराइटिस कहा जाता है। और दूसरी आपकी बीमारी आती है ऑस्टियोब्लास्टिस। ऑस्टियोब्लास्टिस, देखो बेटा, इनमें अगर हम देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस हमने बताया है तुम लोगों को कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है
जो सबको होगी, यानी कि ये बुढ़ापा पे होना ही होना है। जब आप डंडा लेकर बुढ़ापा में चलना शुरू कर देना, तो आप जान जाना कि पोरवाल सर ने हमें बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। ऑस्टियोपोरोसिस जब किसी को होता है, पैसे वाले हो जाओगे तो उस तब तक तुम लोग नौकरी लग जाएगी, तो डॉक्टर के पास जाओगे। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो अब आज के डॉक्टर सबसे पहले जाँच करवाते हैं। तो अब उसमें पूछा जाता है कौन-सी जाँच होती है? तो उस जाँच का नाम है बीएमडी। बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएमडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। दूसरी सबसे ख़ास बात ज़रा देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर हम देखें, तो इसके अलावा ये हो गया बीएमडी जाँच होती है। तो ये सब बीमारियाँ होने के चांसेस रहते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी होने पर लक्षण क्या होते हैं ये जान लीजिए। लक्षण की अगर बात करें, तो इसके सिम्पटम यानी कि लक्षण क्या होते हैं? जिस व्यक्ति में कैल्शियम की कमी होती है, उस व्यक्ति को मिट्टी के बर्तन जो होते हैं या मिट्टी हो गया, चाक हो गया, मिट्टी, चाक, ये सब खाने में बहुत टेस्टी लगने लगता है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, चाय कम पी रहे हैं, कुल्हड़ चाट ज़्यादा रहे हैं, तो वो कुल्हड़ का स्वाद ले रहे हैं। तो कुल्हड़ का स्वाद ले रहे हैं, इसका मतलब उनका शरीर जो है, उनके शरीर में अगर हम बात करें तो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, जो कुल्हड़ में जिनको ज़्यादा स्वाद आ रहा है, समझ रहे हो? जैसे चाक खा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? नहीं, विटामिन डी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाक और मिट्टी में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है? कैल्शियम है, तो जिसकी कमी होगी वो तो खाने में स्वादिष्ट लगेगा। इसीलिए क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, अम, ऐसे लोग जिनके शरीर में कमी होती है किसकी? कैल्शियम की, उन लोगों को मिट्टी के बर्तन, दिया, कुल्हड़ और चाक वगैरह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बोलो बेटा, सभी लोग फटाफट बोलिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब देखिए, इसके बाद चलते हैं, हड्डियों का हिसाब बता देते हैं। हड्डियों के हिसाब के लगाने की अगर बात करें, तो कंकाल तंत्र जो अपना है वो 2 भागों में बँटा हुआ है। फटाफट स्पीड में चलेंगे। स्केलेटन सिस्टम कितने भागों में बँटा हुआ है? तो 2 भागों में बँटा हुआ है। कौन-कौन से 2 भाग होते हैं? इसकी बात करेंगे। तो इसकी अगर बात करें, तो एक होता है अंतःकंकाल और दूसरा होता है बाह्य कंकाल। तो एक अपना क्या होगा? बाह्य कंकाल, जैसा कि हमने बताया एक्सोस्केलेटन, और दूसरा क्या होगा? दूसरा जो होगा वो होगा एंडोस्केलेटन, यानी कि अंतःकंकाल। ठीक है? बाह्य कंकाल, अंतःकंकाल, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो आपका एक्सोस्केलेटन होता है, इसकी अगर हम बात करें तो बेटा लोग, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं। कौन-कौन सी 4 चीज़ें आती हैं? इसमें अपने बाल आते हैं, इसमें अपने नाखून आते हैं। क्या आते हैं बेटा? नाखून आते हैं। इसमें अपनी स्किन आती है। क्या आता है? स्किन आती है, यानी कि त्वचा आता है। और इसमें अगर हम देखें, तो इसमें अपना आता है दाँत। ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं। एंडोस्केलेटन में, यानी कि अंतःकंकाल में, अपनी हड्डियाँ आती हैं। हड्डियाँ कितनी? 206। लेकिन ये बात भी तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर नवजात अवस्था होती है, यानी कि इन्फेंसी स्टेज जिसको कहा जाता है, अगर सर अब दिमाग में नहीं जा रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, हैं? देखो, अगर इन्फेंसी स्टेज होती है, ठीक, इन्फेंसी स्टेज का मतलब नवजात। अगर नवजात अवस्था होती है, तो बेटा ऑप्शन में क्या होगा? 300 होगा या 350 होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो प्रेफ़रेंस 300 को देना है। उसी प्रकार से अगर बाल्यावस्था में पूछा जाए हड्डी कितनी होती हैं, तो बाल्यावस्था में ध्यान दो, इसमें भी 2 ऑप्शन मिल सकते हैं। एक 208 मिल सकता है, दूसरा 276 मिल सकता है।
अगर ये साइंस हम पूछा गया तो आपका आंसर प्रेफरेंस दोनों ऑप्शन है तो प्रेफरेंस 208 को देंगे। ये साइंस के लिए बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे साइकोलॉजी में भी हड्डी पूछी जाती, और साइकोलॉजी में अगर पूछ लिया गया तो ये बच्चा साइकोलॉजी में 276 मानी गई है। ठीक है, ठीक। तो साइकोलॉजी की अगर बात करें तो साइकोलॉजी जो होता है उसमें 276 गिनोगे। ठीक, तो यानी कि अंतः कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं, क्योंकि बेटा क्या है, हड्डियां अंतः और बाहरी का मतलब क्या है, अगर कोई चीज बाहरी तो वो हमें दिख रहा होगा, और अगर अंतः है अंदर की चीज है तो वो हमें दिख नहीं रही होगी। किसी की भाई हड्डी दिखती है, बताओ, हड्डी देखने के लिए तुमको पूरा खरोच के मांस उतारना पड़ेगा, और तब तक तुम हो सकता है राम नाम सत्य हो जाओ, है नहीं। तो यहाँ पे इसलिए वो अंतः माना गया है। और जो क्या कहते हैं, बाल हैं, नाखून हैं, स्किन, ये सब दिखाई पड़ता है, इसलिए ये बाह्य कंकाल है। हाँ, अभी 4 आर यहाँ लगे रहो एग्जाम हॉल में। हाँ, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। अभी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, देखो बेटा क्या है, 4 आर नहीं, अंतिम स्तर तक, अंतिम सांस तक लड़ते रहिए। और आपको बता दें एक ईमानदारी की बात, कि कल शाम 5 बजे के बाद आप लोग पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका पेपर अलग-अलग डेट में होगा ना, जैसे जिनका पेपर मान लो 24 को है, वो 23 को 5 बजे के बाद बिल्कुल कॉपी ना खोलें। बिल्कुल प्रेशर, एक और बात, सबसे खास बात ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर को लेकर ना जाएँ। अगर आप देखिए, अगर आप मान लीजिए कम पढ़े हैं तो केवल इतना सोचिए, अगर आप मान लीजिए कम पढ़े हैं, तो केवल इतना सोचिए कि आप अपने पूरे जीवन काल के दौरान कम से कम 200 क्वेश्चन तो आपने पढ़े ही होंगे। पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे? क्या पता उसी 200 से ही आ जाए। कहते हैं ना, किस्मत जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और जब लेती है तो थप्पड़ मार के लेती है, ठीक है? तो इसलिए इसी को सोच के अपने प्रेशर को बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल ना लें। आपने इतना सारा पढ़ा है, कूल माइंड जाइए, पेपर दीजिए, क्योंकि प्रेशर में आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, तो इसलिए प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, बी पॉज़िटिव, बिल्कुल कूल माइंड होके जाइए। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि ये बने किसके होते हैं? तो यहाँ पे जो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें 2 चीज़ों से बनी होती हैं। कौन-कौन सी 2 चीज़ें हैं? जैसे बाल की अगर बात करें, तो बाल नाखून में एक प्रोटीन होती है, क्या होती है? प्रोटीन होती है, और दूसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर पूछा जाए कौन-सा कार्बोहाइड्रेट्स है, तो आंसर क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो इसमें होता है उसका नाम होता है काइटिन। क्या होता है? काइटिन। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि स्पेलिंग तुम लोग गलत रीड करोगे। ठीक है? तो इसकी अगर बात करें हिंदी में तो गलत ही लिख जाता मुझसे एक बार। तो इसकी अगर बात करें तो इसको कहा जाता है काइटिन। क्या कहते हैं? काइटिन। और जो इसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन कौन-सी होती है? तो प्रोटीन का नाम है केराटिन। क्या नाम है बेटा? केराटिन। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये केराटिन प्रोटीन होती है। कौन-सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। ठीक? अब देखिए, दाँत की अगर हम बात करें तो दाँत में क्या होता है? तो दाँत में बेटा अगर देखा जाए तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, यही 3 चीज़ें होती हैं जो हड्डी में होती हैं। ठीक? क्लियर? अब देखो एंडोस्केलेटन में हम देखते हैं कि कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, तो एंडोस्केलेटन में भी 2 भाग होते हैं। कौन-कौन से भाग होते हैं? हड्डियों में। तो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल, हिंदी में कहा जाता है अक्षीय। क्या होता है बेटा? अक्षीय होता है। इसमें 80 हड्डी होती है। कितनी होती है? 80। ठीक? और दूसरा जो अपना होता है, तो दूसरे को हम लोग कहते हैं अपेंडिकल। क्या कहते हैं? अपेंडिकल कहते हैं। अपेंडिकल की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाता है उपांगीय। क्या कहते हैं? उपांगीय। इसमें हड्डियों की संख्या जो होती है वो 126 होती है। 80 और 126 को जोड़ोगे तो 206 हो जाएगा। अब देखो जरा,
अच्छिए में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं ये देखते हैं। अच्छिए में हड्डियों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे अपना स्कल आता है। स्कल को खोपड़ी कहा जाता है। इसमें टोटल 29 हड्डी होती हैं। इसके बाद अपना थोरेसिक कैविटी आता है। थोरेसिक कैविटी क्या होता है तो हिंदी में इसको कहते हैं वक्ष गुहा। वक्ष गुहा जो होती है इसमें 25 हड्डी होती हैं। इसके बाद अपना क्या आता है तो इसके बाद अपना आता है क्या थोरेसिक कैविटी। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद क्या आता है तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद अपना क्या आता है तो इसके बाद अपना आता है ओ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम की अगर बात करें तो वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है वर्टेब्रल कॉलम में टोटल हड्डियां होती हैं 26। अभी हम इसके बारे में सर इतना डिटेल में अब मत पढ़ाइए। केवल डिटेल कहाँ पढ़ा रहे हैं ये तो ओवरऑल बता रहे हैं। जहां जिसकी डिटेल है वो हम बता देंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। इसमें अगर देखें इसमें कौन कौन सी हड्डियां होती ये तो डिटेल नहीं ये तो ग्राफ है बेटा। डिटेल तो और भी बहुत है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है तो आता है पेक्टोरल ग्रेडिल। पेक्टोरल ग्रेडिल क्या होता है तो पेक्टोरल ग्रेडिल कंधे वाला हिस्सा होता है। ठीक, इसमें हड्डियां 4 होती हैं। इसके बाद अपना आता है हैंड। हैंड यानी कि हाथ। एक हाथ में 30 हड्डी होती है। भगवान ने 2 हाथ दिए तो 30 गुणे 2 बराबर 60 हड्डी होती हैं। इसके बाद अगर अपना देखें तो अपना आता है पेल्विक ग्रेडिल। पेल्विक ग्रेडिल क्या होता है ये देख लेते हैं। पेल्विक ग्रेडिल की अगर हम बात करें तो पेल्विक ग्रेडिल जो होता है इसमें 2 हड्डियां होती हैं। इसके बाद अपना आता है लेग्स। लेग्स यानी कि पैर। पैर में भी जैसे इसमें वैसे 60 हड्डियां इसमें होती हैं। देखो खोपड़ी में की 29 हड्डी काम करना बंद कर रही हैं। अच्छा, खोपड़ी की 29 हड्डी काम करना बंद कर रही हैं। का है देवी जी का हो गया चिल करो चिल करो चिल करो। सब कुछ चिल होना चाहिए। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई। ये चार्ट है केवल तुम लोगों को चार्ट समझना है। तो खोपड़ी में कितना हड्डी होता है जरा एक बार फटाफट बोलो। हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम लोग कमेंट करो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती 29 रट डालो। ठीक है। थोरेसिक कैविटी देखो थोरेसिक कैविटी क्या होता है ये जान लो। वक्ष गुहा कहते हैं। वक्ष का मतलब होता है छाती। क्या होता है बेटा वक्ष का मतलब छाती होता है। यहाँ पे जो पसलियां होती हैं उसी की हड्डी है। टोटल 25 यहाँ पे होती हैं समझे। हाँ वक्ष का मतलब छाती होता है। ये थोरेसिक कैविटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। वर्टेब्रल कॉलम कशेरुक दंड कहते हैं। ये कशेरुकी जीवों में रीढ़ की हड्डी जो होती है रीढ़ की हड्डी याद रखिए। अगर पूछा जाए एक एडल्ट में तो 26 होती है। कभी बच्चों में पूछ लिया तो गलती मत कर देना। ये बच्चों वाला पूछा जा चुका 33 होती है। बच्चों में 33 और हम लोगों के जैसे बच्चों में 26। जैसे जितने बड़े आप लोग हो बच्चे उतने में 26 होती है। ठीक है। जितने लोग मैरिड हैं जिनका बच्चा भी होगा छोटा मोटा नन्हा मुन्ना ठीक वो सुना ना अभी 15 अगस्त पे बज रहा था नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ। समझे। तो जो नन्हे मुन्ने राही होते हैं उनके क्या कहते हैं 33 होती हैं। जो हम लोग जैसे राही होते हैं ठीक हम लोग जैसे राही होते हैं वो क्या कहते हैं उनमें 26 होती है। हाँ ठीक। अब देखो पेक्टोरल ग्रेडिल क्या होता। पेक्टोरल ग्रेडिल 2-3 चीजें बताने वाली हैं जान लीजिए बता देते हैं। पेक्टोरल ग्रेडिल जो होता है उसको बेटा अंश मेखला कहा जाता है। ध्यान दीजिए इधर पेक्टोरल। आप लोग हिंदी भी तो आ रहा है ना आ रहा नहीं आ रहा हिंदी बोलो भैया। तो अंश बताओ अंश किसका अनेकार्थी है। अंश जो होता है एक अनेकार्थी शब्द है। इसके अर्थ बताओ क्या क्या होते हैं। अंश एक अनेकार्थी है तो बताओ इसके अर्थ क्या क्या होते हैं। हिंदी नहीं आ रहा है कैसे नहीं आएगा ऐसा नहीं आएगा। अंश मीन्स भाग भी होता है और अंश मीन्स कंधा भी होता है। तो यहाँ पे अपने शरीर में भाग नहीं है कंधा है।
2 हड्डियां एक कंधे में होती हैं, कौन कौन सी यहाँ से पूछा जाता है। एक कैल्विक होती है और दूसरी स्कैपुला होती है। क्या होती है? स्कैपुला होती। कैल्विक बोन और स्कैपुला ये 2 हड्डियां अपने लोगों में पाई जाती है। एक कैल्विक होती है, दूसरी स्कैपुला। हाँ, तो ये कितनी हो गई? 2 हड्डी। और भगवान ने एक कंधे में 2 हड्डी दिया है, कंधे कितना दिया है? बोलो। तो कंधे भी तुमको 2 दिया है, तो 2 गुणे 2 तो कितनी हड्डी हो गई? तो टोटल हड्डी हो गई 4। ठीक, तो यहाँ पे इसी को ब्यूटी बोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। जैसे कि इसीलिए देवियों का जो अब टॉप आता है, अब डिजाइनर टॉप देवियों के देखो तो वो यहाँ से कटा होता है, उनमें गला होता ही नहीं, यहीं से सीधे टॉप वो होता नहीं होता डिजाइनर टॉप। ठीक, तो ये जो कटा होता है, टाइम क्या, अब टाइम तो लगा ही लगा इसलिए क्योंकि हमने सोचा था बायो तो तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही हो, ठीक है, फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हो और पढ़ाना जरूरी था। तो ये जो टॉप कटा होता है ये किस लिए कटा होता है? ताकि ब्यूटी बोन दिख सकें। ये जो कॉलर बोन होती हैं, जिनको गांव में हंसुली कहा जाता है, इन्हीं को ब्यूटी बोन कहा जाता है। लेकिन लड़कों तुम लोग सावधान रहना, ये नहीं है पता चले तुम सोचो वाह गुरुजी आज पता चला राज की बात क्या, कल से तुम भी गए टेलर के पास, उड़वा दिए कॉलर, कहे अब हम भी अपना ब्यूटी बोन का प्रदर्शन करेंगे, समझे? तो तुम सोच लेना मोहल्ले कुत्ते जितने होंगे सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ब्यूटी बोन का प्रदर्शन के चक्कर में ना पड़ना। क्योंकि कहते हैं ना जिसकी जो चीज जिस पे सूट करती है उसी पे अच्छा लगता है, सब पे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, पर सोचो एज्यूम ही करो कि कोई लड़का यहाँ से कॉलर कटाए पहने घूम रहा हो, कैसा लगेगा? तो देखिए, तो ये ब्यूटी बोन स्कैपुला हो गया, ठीक, ये चीज हो गई। अब देखो बेटा, हाँ, तो यहाँ पे ये बस इतना याद रखिएगा, हो गया। ठीक, एक चीज और थोड़ा इसके खोपड़ी के बारे में बता देते हैं। खोपड़ी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जरूरी है, ध्यान दीजिए, क्योंकि खोपड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। खोपड़ी की अगर बात करें तो खोपड़ी जो है ओ सिट, खोपड़ी की अगर हम बात करें तो जो अपनी लोग की खोपड़ी, इसमें टोटल हड्डियां जो होती 29 होती, और अगर देखा जाए तो ये हड्डियां 3 भागों में बटी, 4 भागों में बटी होती। पहले नंबर पे आता है क्रैनियम। क्रैनियम को का मतलब होता है कपाल। क्या मतलब होता है? कपाल। इसी कपाल में होता है मस्तिष्क। तो कभी पूछ लेता है मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं, कभी पूछ लेता कपाल में कितनी हड्डियां होती। इसमें हड्डियां होती 8। दूसरे नंबर पे आता है फेसियल बोन। फेसियल बोन, ठीक, फेसियल बोन आता है। फेसियल बोन की अगर बात करें तो इसमें हड्डियां होती 14, ठीक। और तीसरे नंबर पे आते हैं कान। कान की अगर बात करें तो इसमें हड्डियां होती, एक कान में 3, भगवान ने कान 2 दिए हैं तो 3 गुणे 2 बराबर 6 होती हैं, ठीक है। और एक हड्डी जो होती ये होती हायोड बोन। कौन सी होती है? हायोडी बोन होती। हायोड बोन की अगर बात करें तो इसका संख्या 1 ही होता है, ठीक। इस प्रकार से टोटल हो जाती है कितनी? 29। कितनी हो जाती हैं? 29 हो जाती हैं। याद रहे इन 14 और 8 को अगर हम जोड़ दें तो 14 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22। 22 अगर आपसे पूछा जाए खोपड़ी में मुख्य हड्डी कितनी है, तो मुख्य हड्डी जब पूछा जाए तो आंसर 22 लगाना है। क्या लगाना है? 22 लगाना है। जब पूछे मुख्य हड्डियों की संख्या कितनी है तो 22। और 6 ये और ये अगर इनको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो इनको अगर हम आपस में जोड़े तो टोटल हो जाएंगे 7। ये 7 हड्डी जो होती हैं इनको सहायक हड्डी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनको सहायक हड्डी कहते हैं, इंग्लिश में एसोसिएट बोन कहा जाता है, ठीक है। तो और टोटल अगर पूछा जाए तो इन सबको जोड़ दो, टोटल 29 हो जाएगा। पूछा जाए मस्तिष्क में कितनी होती हैं तो मस्तिष्क में 8 होती हैं। फेसियल बोन में कितनी होती हैं तो 14 होती हैं। कान में जैसे हमने बताया कान में 3 हड्डी होती हैं। कान में कौन कौन सी 3 हड्डी होती हैं ये भी याद रखिएगा। कान में एक हड्डी होती है जिसका नाम है मैलिकस। क्या नाम है? मैलिकस। दूसरा जो होता है उसका नाम है इनकस। क्या नाम है? इनकस। तीसरी जो होती है उसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। स्टेपीज यही अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है।
अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज होता है। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती। पढ़े नहीं पढ़े? बोलो भैया मेरे लाल बाल पाल। सॉरी। तो यहाँ पे स्टेपीज हो गया। हायोइड बोन जो होती है ये सबसे लचीली हड्डी होती है, ये भी याद रखिएगा। सबसे लचीली हड्डी अगर पूछा जाए मोस्ट इलास्टिक बोन कौन सी है, तो सबसे लचीली हड्डी की अगर बात करें तो हायोइड बोन। ठीक, ये होती कहाँ है बता देते हैं। इस हड्डी की अगर बात करें तो ये वाली जो हड्डी है, ये दाढ़ी वाली, ये वाली हड्डी देखो, ये वाली जो हड्डी है यही होती हायोइड। जबड़े से जाती है यहीं पे आती, ठीक है। ये बहुत लचीली, इसीलिए हम ऐसे ऐसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, अगर थोड़ी टाइट होती तो जैसे ऐसे कर खच से करती तो दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि ये सबसे लचीली है, तो चाहे जैसे तुम करो, खोपड़ी चाहे तुम 70 की स्पीड में घुमाओ, लेकिन क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक, हाँ, क्लियर, समझ में आ गई बात? बोलो भाई फटाफट बोलो, बोलो यहां तक क्लियर? सब लोग बोलो मेरे लाल। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, चलो अगले चैप्टर पे आ जाओ। अगला चैप्टर है रिस्पायरेशन। ठीक, तो अगले चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन। तुम लोग घबरा रहे हो। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है समझो। डायग्राम बना दे ताकि तुम लोगों को क्लियर समझ में आए। चलो नामकरण कर देते हैं। डायग्राम बना लो, इसी से सब समझा देंगे। ठीक, देखो
पढ़ाई के साथ मस्ती भी ज़रूरत है, लेकिन 2 दिन बाद मस्ती करो। 2 दिन बाद क्या करना? लगा लेना घर में बाजा और खूब हचक के डांस करना, अकेले कमरे में। इतना डांस करना जब तक घर वालों को शक ना होने लगे कि हमारी बिटिया या हमारा भैया पढ़ते-पढ़ते बौरा तो नहीं गया है, तब तक बंद ना होना, समझ रहे हो? घर वाले जब तुम्हें रेस्क्यू करना शुरू कर दें, ठीक? अगले दिन से घर वाले भी कहेंगे भैया पढ़ो लिखो ना, खेती-बाड़ी जो है वो तुम्हारे लिए ही है, सब कर लेना, सब इसी ज़िंदगी कट जाएगी, हमारी भी कट गई, तुम्हारी भी कट जाएगी, ठीक है? लेकिन इतना ना पढ़ो कि पता चले कोई दिक्कत हो जाए। पढ़ाई बंद। देखिए चलिए, समझते हैं। रिस्पिरेशन की अगर बात करें यानी कि श्वसन, श्वसन में सबसे पहला जो आता है, ध्यान दीजिए, अब इधर बिल्कुल क्लियर, डायग्राम तुम लोग बना लिए हो क्योंकि डायग्राम ज़रूरी था। देखो बेटा क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला राइट लंग्स है और ये वाला लेफ्ट लंग्स है, समझे? लेफ्ट साइड वाला हल्का छोटा है, राइट वाला क्या है? बड़ा है। इसलिए लेफ्ट छोटा होता है क्योंकि यहीं पे अपना दिल लगा हुआ है। दिल का लगा हुआ का मतलब यानी कि हार्ट यहीं पे सेट हुआ है, हार्ट यहीं पे रखा हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं कि लेफ्ट लंग्स जो होता है उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। सर कौन-सा सॉन्ग ठीक रहेगा? हाँ, गुड परफॉर्मेंस बेटा हमसे मौज ले रहे हो। अभी बताएँगे कौन-सा सॉन्ग ठीक रहेगा। पहले इधर ध्यान दो, ठीक है? तो सबसे पहले आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को श्वासोच्छ्वास कहते हैं हिंदी में। मैं इतना टफ लिख नहीं पाऊँगा हिंदी वाला शब्द, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। वैसे बोलचाल में हम इसको कहते हैं क्या? बोलचाल में इसको कहते हैं साँस लेना, साँस लेते हैं। अब देखो साँस लेने में अगर हम देखें, ठीक? साँस लेने में कौन-कौन सी गैसें लेते हैं? तो साँस लेने में कौन-सी गैस लेते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन-सी? ऑक्सीजन। ये तीनों गैस लेते हैं। कितने परसेंट है वायुमंडल में? 21%। और अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन की बात करें 78%। जितनी होती है सब सूँघ लेते हो, बहुत दुष्ट हो तुम लोग। इन्हेल कहा जाता है। जब कोई चीज़ को कोई सूँघता है तो हम कहते हैं इन्हेल करते हैं। जब कोई छोड़ता है तो हम कहते हैं एक्सहेल करते हैं। अब देखो बच्चा, जब तुमने सूँघ लिया बहुत अच्छे, अब जब एक्सहेल करोगे यानी कि इनको छोड़ोगे, भाई सूँघने के बाद छोड़ोगे भी तो, अब इतने भी दुष्ट नहीं बन सकते कि अंदर सब डकार जाएँ, समझे? नहीं तो जीवन खतरे में आ जाएगा। तो एक्सहेल करोगे तो यहाँ पे तुमने कितने परसेंट ऑक्सीजन सूंघी थी? 21%। हम लोग बचपन से ये कहते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यही कहते हैं ना? इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। देवता शिवांगी किसको कह रही हो? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हम कितने परसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो जब बात कंज्यूम करने की बात आती है तो कितने परसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं? तो याद रखिएगा 4%। कितने परसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं? 4% कंज्यूम करते हैं। 21 सूंघा था, 4 तुम्हारा शरीर निगल गया। तो बताओ कितनी तुम बाहर छोड़ोगे? छोड़ोगे अब कितनी? 21 सूंघे थे, 4 शरीर में रह गई, शरीर कंज्यूम कर लिया। तो बताओ छोड़ोगे कितनी? सब लोग बोलो बेटा, कितनी छोड़ोगे? 17। तो यहाँ पे रेशियो बदल गया ऑक्सीजन का। 2 क्वेश्चन बन गए आपके। पहला कितने परसेंट ऑक्सीजन छोड़ते हैं? 17%। कितने परसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं? 4%। समझे? ये 2 क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक क्यों? गुड आफ्टरनून देवी जी। क्यों? क्योंकि इसलिए बेटा, क्योंकि जब रेशियो बदलते तो वो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक? अब कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो ना हम छोड़ते हैं, तो एक तो जितनी सूंघे थे वो छोड़ोगे,
क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। दूसरा, तुम जो तुम्हारे शरीर में बनती, तुम कहते हो ना हम छोड़ते हैं, तुम्हारी बात मान रहे हैं, तो कुछ वो मात्रा, तो टोटल कितनी छोड़ोगे? तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड एक व्यक्ति छोड़ता है। इसका भी रेशियो बदल गया, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि हम कितने % कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो 4%। नाइट्रोजन का शरीर में कोई यूज नहीं है, इसलिए जितनी आती है उतनी जाती है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं है। सर, कुत्ता की नाक तेज क्यों होती? गुड परफॉर्मेंस देवी जी। ये कौन कहता है कि कुत्ते की नाक तेज होती? कुत्ते की नाक तेज नहीं होती। हाँ, उसमें सेंसेशन की पावर 6 सेंस उसमें होते हैं, बाकी ह्यूमन बींग्स में 5 सेंस होते हैं। ठीक है, 6 सेंस काम करते हैं उसमें। ठीक, तो नाक तेज नहीं होती है, वो वेव ऐसी होती हैं जिनको वो महसूस कर लेता है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये बात हम फिजिक्स में साउंड चैप्टर में कंफर्म भी किए थे। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर? बोलो, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, कर लोगे? कितने % पूछा जाए ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो तो कितने %? 4%। कितने % कंज्यूम करते हो? 4%। दूसरा पूछे कितने % ऑक्सीजन छोड़ते हो, तो 17%। कितने % कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो 4%। समझ में आई बात? बोलो भैया हाँ, सब लोग कहो हाँ। बोलो हाँ देवी जी, कोई बात नहीं है, सब पूछो, जो इच्छा है वो पूछो। अगर कहीं यही फुर्सत में क्लास चल रही होती तो तुम लोग को बहुत हम तगड़ा तगड़ा चीजें बता देते। ठीक, अब देखो बेटा, अब इसमें देखो नोज, नोज के बारे में जान लेते हैं क्या है। नोज को लड़के तो कहते हैं नाक। ठीक, बहुत ज्यादा लड़के अंग्रेज बन जाएंगे, मान लो गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो बोल देंगे नोज, लेकिन लड़कियां कहती नोजी। क्या कहती हैं? नोजी। क्योंकि लड़कियों के नाम वो लोग थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक देवी जी हमको मैसेज की, कही सर क्वेश्चन बता दीजिए। हमने क्वेश्चन बता दिया, तो हम फिर पूछे समझ में आया? तो देवी जी लिख के भोजी FYUP। हम कहे देवी जी ये क्या मतलब है? तो कहे यस सर। हम कहे गुड परफॉर्मेंस। देखो तो क्या अद्भुत चीजों के हमें दर्शन हो रहे हैं इस धरती पे। तो देखिए, नोज की अगर बात करें तो नोज जो होता है, नोज होता क्या? नोज इस अंग को कहा जाता है, क्या कहते हैं? इस अंग को कहते हैं। ठीक, नोज इस अंग को कहा जाता है, और जो इससे निकलने वाला लिक्विड है, यानी जो इससे निकलने वाला तरल पदार्थ है, क्या है? जो इससे निकलने वाला तरल पदार्थ है, इसको म्यूकस कहा जाता है। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। हिंदी में भी म्यूकस, इंग्लिश में भी म्यूकस, याद रहे। ठीक है, तो इससे जो नोज से म्यूकस क्या निकलता है? म्यूकस। एक क्वेश्चन पूछता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति से कितना म्यूकस निकलना चाहिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति से पर डे आधा लीटर पर डे म्यूकस निकलना चाहिए, यानी कि एक दिन में आधा लीटर नाक बहनी चाहिए। लेकिन आधा लीटर छोड़ो, आधा ग्राम नहीं बहती है। ठीक है, दूसरी सबसे खास बात क्या? ठीक, तो ये आप सबको याद रखना है, इतना याद रखिए बस, बहुत होता है। ठीक है, हाँ, आधा लीटर निकलनी चाहिए। नोजी मीन्स म्यूकस नहीं, म्यूकस नहीं, आर्गन को नोज, नोज या नोजी जिसको आप बोलते हो, ये एक अंग है जिसपे हम क्या कहते हैं, जिसके साथ खेल रहे हैं, इस अंग को कहा जाता है। म्यूकस जो होता है, लिक्विड जो होता है, उसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस की कमी के कारण ही कॉन्स्टिपेशन होता है। आंतों में म्यूकस बहुत भरा होता है। अभी हम कह दें, ये सत्य बात है, अगर जुकाम हो जाए, नाक जो बहती उसी को चाट लो तो जुकाम ठीक हो जाएगा, समझे? लेकिन ये बात बता दे, तुम कहोगे छी, लेकिन आंतों में बहुत ज्यादा ये भरी, आंतों में कमी आ जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब इंसान को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आधा लीटर म्यूकस क्या होता है? आधा लीटर म्यूकस जो है पर डे निकलता है। अब देखो इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है एपिग्लोटिस और लैरिक्स। एपिग्लोटिस बेटा क्या होता है, जरा समझो।
तो अगली हेडिंग जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की अगर बात करें तो होता क्या है, एपिग्लोटिस को हिंदी में कपाट कहा जाता है। कपाट का काम क्या है, दरवाजे को बंद करना भैया। देखो अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर डायग्राम देखोगे तो तुमको लग रहा है ये नली मुंह से जुड़ी हुई है, ठीक है। नली दो चार बेटा नहीं होती है, मुंह और नाक से एक ही नली जाती है। कितनी नली जाती है, एक नली। अब ये क्या है, मान लो ये मुंह है, मुंह और नाक से एक नली जाती है, यहीं से एक एक बाईपास हो जाता है, एक चली जाती है कहाँ, आपके श्वसनिका में, यानी कि आपके फेफड़ों में, और एक चली जाती स्टमक में। तो यहाँ से एक ही नली है, यहीं से खाना आएगा, यहीं से सांस आएगी। तो खाना आता है जब, तो खाना क्या होता है, यहीं पे एक कपाट लगा होता है। कपाट का मतलब यहीं पे एक दरवाजा लगा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या होता है, एपिग्लोटिस। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, समझ लो सॉफ्टवेयर के बेस पे चलता है। जैसे क्या होता है, हम खाना खाते हैं, जैसे हम खाने को निगलते हैं, हमने किया, जैसे निकला तुरंत खट से ये कपाट यानी कि ये पल्ले जो होते हैं श्वास नली को बंद कर देते हैं। अब ये श्वास नली बंद है, खाना आया, इससे टकराया, टकराने के बाद कहाँ, स्टमक यानी कि पेट में चला गया खाना। जैसे पेट में जाता है ये फिर से खुल जाते हैं, फिर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं, जैसे खाना निगलते हैं फिर बंद कर लेते हैं, निगलते समय तुरंत बंद कर लेते हैं। खाना निगलो, लार निगलो, जितनी बार निकलते हो सब बंद कर ले, ये बंद ही कर लेते हैं। नहीं तो सोचो, अगर बंद ना करे, एक चावल भी इंसान के फेफड़े में चला गया तो आदमी फड़फड़ा फड़फड़ा के जान दे देगा, पक्का बता रहे हैं, ठीक। लेकिन वो क्या होता है, वो क्या कहते हैं, दिक्कत उसको, इसीलिए वो क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस बंद कर देते हैं। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे देते हैं तुम लोगों को। प्रत्यक्ष उदाहरण इसका ये है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, या बहुत तेज भूख हो प्यास दोनों लगा, तो जल्दी जल्दी खाना खाते हो और पता चले खाना फंस गया, पानी लेकर नहीं बैठे, खाना फंस गया तो तुम्हारी सांस रुक जाती, तुम आवाज लगाते हो, आवाज नहीं निकलती, कहते पानी, अब आवाज निकल ही नहीं रही, कोई सुन ही नहीं पाया। तब तुम दौड़ के भागते हो, पानी लेते हो, फिर तुरंत पानी पीते हो, तब राहत की लंबी लंबी सांसें लेते हो, सांस रुक जाती। क्यों, जब तक खाना पास नहीं होगा, पेट तक नहीं जाएगा, फंसा है, तब तक वो बंद ही रखेगा श्वास नली को, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता। वो पता चले सोचे चलो थोड़ी देर खुल जाते हैं, तो हवा के साथ कहीं खाना पास हो गया, फेफड़े में चला गया तो दिक्कत। तो गलती किसकी, तो गलती हो जाएगी एपिग्लोटिस की। भगवान उसको बहुत मारेंगे, फिर कहेंगे बेटा जो तुम्हें जिम्मेदारी दिए थे वो तुमने क्यों नहीं निभाया। इसलिए वो कहता हम अपनी ड्यूटी से मुस्तैद रहेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टनाटन होगी, ठीक है। और कारण हो डजन मैटर। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये श्वास नली को बंद करने का काम करते हैं। तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, श्वास नली को बंद करना, याद रखिएगा, श्वास नली को बंद करते हैं, ठीक। कब, जब निगलते हैं, क्या निगलते हैं बेटा, जब भोजन को निगलते हैं, निगलते हैं, क्या निगलते हैं, भोजन को निगलते हैं, तब ये श्वास नली को बंद करते हैं। अगला देखो, अगली हेडिंग बेटा कौन सी है, अगली हेडिंग है लैरिक्स। लैरिक्स क्या होता है, एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। लैरिक्स की अगर बात करें तो लैरिक्स क्या होता है, गलत स्पेलिंग हो गई। लैरिक्स की अगर बात करें तो लैरिक्स क्या होता है, याद रखिए। लैरिक्स की अगर बात करें तो लैरिक्स जो होता है, इसको कहा जाता है कंठ। क्या कहते हैं, कंठ। और जिसका कंठ नीला हो वो कौन बेटा, वो नीलकंठ कहते हैं ना। तो कंठ जो है, वैसे हिंदी में बेटा यहाँ पे कंठ वंठ ऑप्शन में नहीं आता है, लैरिक्स ही लिख के आएगा, चाहे हिंदी में पूछा जाए चाहे इंग्लिश में पूछा जाए। इसकी अगर बात करें तो इसका यूज क्या है, तो इसकी अगर यूज, लैरिक्स की जब हम बात करते हैं तो लैरिक्स जो बेटा होता है, ये साउंड का प्रोडक्शन करता है, यानी कि ये ध्वनि का उत्पादन करता है। क्या करता है, ध्वनि का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्या करता है, ध्वनि का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यही कारण है लैरिक्स को साउंड ग्लैंड कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि साउंड ग्लैंड किसको कहते हैं तो लैरिक्स,
और अगर आपसे पूछे साउंड बॉक्स किसको कहते हैं तो भी आंसर क्या होगा, लैरिक्स होगा। साउंड ग्लैंड किसको कहा जाता है तो लैरिक्स को, साउंड बॉक्स किसको कहा जाता है तो आंसर होगा लैरिक्स। होगा नहीं होगा, बोलो बेटा, सब लोग बोलो फटाफट। ठीक, क्लियर यहां तक, बोलो यहां तक क्लियर। अब फटाफट आ जाओ, यहां देखो। इसके बाद ट्रैकिया क्या होती है, ध्यान दो, ट्रैकिया की बात करते हैं। ठीक, सब बता देंगे तुम लोग को, बहुत कवर कर देंगे। 45 मिनट हम दूसरा चैप्टर खत्म होने के कगार पे है, सोचो। ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है श्वास नली। क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। बस आप लोग थोड़ी अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखें। श्वास नली की अगर बात करें तो श्वास नली क्या होता है, श्वास नली बहुत सिंपल, केवल श्वास है तो यानी कि ये सांस लेने में मदद करती है, बिल्कुल। सांस में क्या लेते हैं, हवा यानी कि वायु। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यह वायु के आदान प्रदान में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है, आदान प्रदान में भाग लेती है। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है वायु के तापमान को नियंत्रित करना। वायु जो है बेटा इसके तापमान को नियंत्रित करने का काम भी करती है। अगर पता चले तुम ऐसी जगह चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहां का माइनस में टेम्परेचर हो, जहां का टेम्परेचर क्या हो, माइनस में हो। ऐसी जगह चले गए जहां का टेम्परेचर माइनस में है। अगर माइनस में टेम्परेचर है, जहां का टेम्परेचर माइनस में है, तो माइनस में अगर टेम्परेचर है तो इसकी अगर हम बात करें, ठीक, माइनस में अगर टेम्परेचर है तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो वहां पे अगर गए सांस लोगे, ठंडी ठंडी हवा जाएगी, फेफड़ों में खून जम जाएगा, इंसान की मौत हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा होने नहीं देती, तुम ठंडी सूंघो, गर्म सूंघो, ठीक है, थोड़ी ठंडी गर्म दोनों सूंघो, जैसी इच्छा, खट्टी मीठी जैसी सूंघो, वो कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तुरंत वो ट्रैकिया क्या करती है, उसको जो बॉडी को चाहिए उसके रूप में कन्वर्ट करती, फिर ही अंदर फेफड़े तक पास होने देती है, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। सांस का गला घोट दो, क्या मतलब है, श्वास नली। क्या हो गया सर, मेरा सांस, सांस नहीं चल रहा, सांस नहीं चल रहा या सांस नहीं चल रहा, कुमार अमित थप्पड़ मारेंगे सही हो जाओगे बेटा, समझ रहे हो। हाँ, उल्टी सीधी बातें ना करो, गला घोट दो, ये कर दो, वो कर दो। इंसान की कदर करनी चाहिए, ठीक है, कोई भी हो, ऐसी बातें ठीक नहीं लगती। हम हैं, इंसान हैं, हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, सब गलत होते, सब अच्छे होते हैं। बनेगा रेणुका देवी जी, बनेगा बनेगा बनेगा। इसका मतलब तुम लोग हम पे भरोसा नहीं करते हो, समझे। सास बोल रहा, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम होगा डांस में, बढ़िया, वहां जाना, वहां डांस वांस कर देना जाके, ठीक, सबसे पहले तो डांस करना, ठीक है, फिर क्या कहते हैं थोड़ी देर बैठना, फिर पानी वानी पीना, फिर थोड़ा क्या कहते हैं योगा वोगा कर लेना, ठीक है, फिर क्या कहते हैं जब पेपर आए तो पेपर पे करना शुरू कर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया पेपर होगा। वही तो नहीं आता है, अच्छा, ब्रेक डांस भी नहीं आता है। शिव जी का गला रियल में नीला हुआ था, देवी जी जो वेदों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा, वही मैं भी जानता हूँ। उस वक्त मैं भी पैदा नहीं हुआ था। हाँ, ये अलग बात है, अगले जन्म में बता सकते हैं, जब मरेंगे हम, तो जब ऊपर जाएंगे, अगर मिल गए भगवान हमें, तो हम पूछ लेंगे कि देवी का ये क्वेश्चन था, हमें बता दो, क्योंकि अगले जन्म में जाके हमें बताना है, ठीक, तब हम कोशिश करेंगे तुम्हारा इसका जवाब देने। लोग किस पे भरोसा, किस पे करते हैं, विज्ञान पे, वेदों पे, उसी पे तो भरोसा करते हैं, तो यही करना पड़ेगा, और क्या, चारा क्या। देखिए, इसके अलावा श्वास नली, चलो थोड़ी देर मस्ती हो गई, फ्रेश हो गए तुम लोग, थोड़ा तुम लोग को फ्रेश भी करना पड़ता है हमें, ठीक, मस्ती मजाक भी कराना पड़ता है। तो ये ट्रैकिया हो गई। अब आ जाओ फेफड़ों पे बालक, फेफड़ों पे, फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़े ध्यान दो, यानी कि अब लंग्स के बारे में बात करेंगे। मेरी बात को बेटा कभी भी कोई लोग
सीरियस ना लेना। हमारी बात जो होती है, अब इसका मतलब यह नहीं कि हम तुमसे कह रहे हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, तुम इसको भी सीरियस नहीं ले रहे हो, तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे, समझ रहे हो? मतलब जो हम मजाक करते हैं, जो बात करते हैं, उनको सीरियस ना लेना, एंटरटेनमेंट से जैसे रिलेटेड जो चीजें, क्योंकि वो केवल उसका मकसद ये है कि आप लोग क्लास में थोड़ा फ्रेशनेस महसूस करते रहें, आप लोगों को खुशी माहौल बना रहे। ये नहीं है अब पढ़ रहे हो तो तुमको लगे कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब ऐसा भी ना हम पढ़ा दे बिल्कुल सीरियस माहौल में कि तुमको लगे कि हम बायोलॉजी की शोक सभा में आए हैं, चुपचाप मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए शोक सभा नहीं चल रही है, मस्ती के साथ क्लास क्या कहते हैं हम लोग करते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लंग्स पे आ जाते हैं। लंग्स यानी कि फेफड़े। वो डिटेल कंप्यूटर वाले सर बताएंगे, उनसे पूछ लो बेटा। हम अपने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दे सकते हैं। देखो जरा फेफड़े देखो, ध्यान दो, ध्यान दो इधर। नहीं बेटा, हमें इस चीज का जानकारी नहीं, या तो हम कल पूछ के बता देंगे। देखिए यहाँ मैराथन ले, अब हमें गुस्सा आने लगा तुम लोग जब कहते हो आईटी पे मैराथन लो। 50 बच्चे आते हैं, ठीक, आधे लोग मौज मार रहे हैं, इस वक्त भी 82 लोग हैं यहाँ पेड़ में, ठीक, सब मौज में, ठीक। अंतिम समय में जबकि टूट पड़ना चाहिए, 50 बच्चों में मैराथन कहाँ से लेंगे, हम खुद ही बेहोश हो जाएंगे। जब बच्चे ज्यादा होते तो पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है। ध्यान दीजिए इधर। अब चलिए टॉपिक पे आ जाओ बेटा। देखो बच्चा, फेफड़े की अगर बात करें तो बायां वाला फेफड़ा छोटा है, बड़ा वाला राइट वाला बड़ा है, कोई बात नहीं है, यही लिख लो फेफड़े में, ठीक। दाहिना फेफड़ा जो होता है, दाया क्या होता है, बोलो भैया, दाया फेफड़ा कैसा दिखा, बड़ा, बहुत अच्छे। बाया कैसा है, छोटा, बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस। यही क्या कहते हैं क्वेश्चन ये भी पूछता है। फेफड़े का आकार जो होता है स्पंज के जैसा होता है, कैसा होता है, स्पंज, हिंदी में लिखें स्पंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अलावा अगर हम देखें, फेफड़े के अंदर आ जाओ। फेफड़े के अंदर जब जाओगे तो ये जो बेटा एल्वियोलाई हैं, ये दोनों साइड फेफड़ों में होती हैं, यानी कि इस बनाए नहीं, दोनों साइड होती, दोनों में, इधर भी होती उधर भी होती। इसी एल्वियोलाई को हिंदी में कूपिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, कूपिका। तो याद रखिएगा, एक फेफड़े में यानी कि एक लंग्स में कितने, एक लंग्स में कितनी एल्वियोलाई होती हैं, ध्यान दो, एक लंग्स में 38 से 40 करोड़, 38 से 40 करोड़ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, जिसको हिंदी में कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कूपिकाएं कहते हैं। 38 से 40 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं। एक फेफड़े की बात बता रहे हैं, अब सोचो दोनों में कितनी होंगी। यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि जो फेफड़े में लाखों की संरचना में या लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको एल्वियोलाई यानी कि उसको कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं। इन्हीं एल्वियोलाई में रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, फेफड़े ओफड़े में नहीं होता है, कूपिकाओं में रक्त का शुद्धिकरण होता है। कहाँ होता है, इन्हीं कूपिकाओं में रक्त का शुद्धिकरण होता है। और एक तुम लोगों को बात बताते हैं, हम लोगों में फेफड़े कितने हैं बेटा, दो। कितने फेफड़े हैं, दो फेफड़े हैं। जोड़ी पूछा जाए तो एक जोड़ी है। दोनों फेफड़े कभी भी क्या कहते हैं, एक साथ काम नहीं करते हैं। एक फेफड़ा काम कर रहा होता है तो दूसरा रेस्ट पे होता है। रेस्ट का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल सो गया है, ठीक है, बिल्कुल सो नहीं सकता है, लेकिन वो रेस्ट पे होता है। उसका परफॉर्मेंस लगभग 1
क्या कहते हैं, दहाई हिस्सा उसका परफॉर्मेंस होता है जो चल रहा होता है उसके कंपैरिजन में। ये शिफ्ट बदलती रही, ये दोनों नौकर हैं समझ लो अपने शरीर के लिए, और इनका चलना जरूरी है, तो ये शिफ्ट वाइज अपना अपना काम करते रहते हैं। हेलो सर, क्लास का टाइम 2 बजे था ना, कब से चेंज हुआ है? देवी जी, क्लास का टाइम 1 बजे था, हमने कल वो किया था रीशेड्यूल, और वैसे तो क्या कहते हैं क्लास का टाइमिंग था 11 बजे। आप लोग कल भी 1 बजे ही क्लास होगा बेटा, समझे? हाँ, अब देखो ये कैसे काम करते हैं, ये बताओ तुमको सिद्ध करा दें कि दोनों फेफड़े जो हैं वो एक साथ नहीं चलते हैं? बोलो, सिद्ध करा दें, प्रूफ करा दें बेटा, बोलो। हाँ, बोलो फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ, हम जानते थे तुम लोग इच्छाधारी हो। इसका ऐसा क्वेश्चन हम कर दें उसका आंसर ना तुम लोग ना पूछो तो ये तो असंभव अलंकार है। देखो बेटा, अपनी नाक को देखो, मेरा इस साइड का इस वक्त क्या है, बंद है, तो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मुंह से सांस लेता हूँ, मेरे शब्द बहुत लड़खड़ा लड़खड़ा रहे हैं। और जैसे इस साइड का देखो, इस साइड का मतलब चल रहा था, इस साइड का बंद है, मेरे से मुंह पे आवाज पे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर मैं बोल रहा हूँ, कोई समस्या नहीं आ रही, क्योंकि इस साइड से ही इस साइड का ही चल रहा है, और इस साइड से इस अगर हम इसको बंद कर रखे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये क्या होती है, ये शिफ्ट चेंज होती रहती, कुछ समय बाद क्या होगा, इधर वाला चलने लगेगा, ये वाला बंद हो जाएगा, यही होगा। आप भी चेक करो जरा, अपना चेक करो। म्यूकस निकलना ठीक है, मैं तो दवा खाता हूँ, काहे की दवा खाते हो भैया? हैं सुमन देवी जी? नहीं, देखो क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में म्यूकस निकलना ठीक होता है, अदरवाइज कोई इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तब तो वो समझ लीजिए ठीक बात नहीं है ना। बोलो, तुम लोगों ने अपना चेक किया कि हम ही चेक करके बता दिए? चेक किया? हाँ, नोज ब्लॉक होता तो दवा लेना, क्योंकि तुमको फिर रेट्रोवायरस मतलब रीनो वायरस जो है उसी का अटैक है। चेक किया, प्रूफ हो गया? बोलो भैया, सब लोग बोलो, प्रूफ हो गया? गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो, आ जाओ किस पे, देखो डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है इसका बहुत विशेष जानकारी नहीं, इसमें थोड़ा बता देते हैं। डायफ्राम जो है ये भी सांस लेने में ही मदद करता है, देखो ऐसे चलता है, ये बिल्कुल सपाट है। डायफ्राम भी ऐसे होता है सीधा, फिर ये ऐसे तिरछा होता है, तो सांस छोड़ता है, ऐसे फिर सीधा होता, फिर तिरछा होता, फिर सीधा होता, फिर तिरछा होता, फिर सीधा होता। इस प्रकार से चल के ये क्या करता है, सांस को मैनेज करता है। जब डायफ्राम का मोशन अनबैलेंस होता है तभी इंसान को हिचकी आने लगती, ऐसा तभी होता है जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। हिचकी आना, जम्हाई आना इस बात की निशानी होती है कि ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया है, कम हो रहा है बॉडी में। ठीक, ये इसलिए हिचकी जम्हाई दोनों आना शुरू हो जाती। पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग गायब हो, ठीक है। अब वन लाइनर का पीडीएफ दे दो, रातों रात क्या क्या बन जाएगा बताओ बेटा, रातों रात क्या क्या बना देंगे। एक अनार 100 बीमार, समझ रहे हो बेटा, थोड़ा हमको भी समझो, ठीक है। हम भी जब से आए हैं तब से तुम्हें ही नहीं और भी बहुत कुछ संभालना पड़ा है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो ध्यान दीजिए, तो ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम तो ठीक, यहाँ तक क्लियर सर, प्लीज।
ठीक है, कुछ कहते हैं राहुल जी। चलो, तो यहाँ पे देखो बेटा, तो इसकी अगर बात करें तो डायफ्राम समझ में आ गया। अब जरा एक सवाल है, हम पूछेंगे। सवाल ये बताइए कि कौन से पौधे जो हैं वो सांस लेने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? बहुत आसान सवाल पूछ लिए। पौधे सांस लेने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? पौधे सांस लेने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? बहुत आसान सवाल पूछ लिए। बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस। ताली 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 बजा दे तुम लोग के लिए। इसलिए ताली बजा रहा हूं क्योंकि तुम सब लोग आंसर गलत बता रहे हो, एक का आंसर सही नहीं आया। अब पलटी ना मारो, ठीक है? पलटी ना मारो, नहीं, ठीक, अब नहीं मानेंगे। हाँ, रात में ऑक्सीजन लेता है, दिन में क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वाह, पौधे हैं, इच्छाधारी नहीं होते हैं पौधे, समझे? पौधे इच्छाधारी नहीं होते हैं तुम्हारी तरह कि वो रात में ऑक्सीजन ले रहे हैं, दिन में क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, पता चले दोपहर में कुछ और ले रहे हैं, शाम को कुछ और ले रहे हैं। ठीक, वो आपकी तरह इच्छाधारी नहीं है। आप स्टार्टिंग में ही वो 2 बोले थे, बहुत अच्छे। दोपहर में नाइट्रोजन। देखो इधर ध्यान दो, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पौधे सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं, तो याद रखिएगा, पौधे सांस लेने में, जो पौधे होते हैं जब ये सांस लेते हैं तो सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग में या रिस्पायरेशन में सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं, तो आंसर इसका होगा ऑक्सीजन। क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग केवल और केवल बेटा किससे होता है? तो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस के अलावा किसी में भी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होता है। ध्यान दो इधर, प्रूफ करते हैं कैसे। रिस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, श्वसन 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए बेटा, श्वसन की अगर बात करें तो श्वसन जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला एक होता है, पहली हेडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी श्वसन, एरियोबिक रिस्पिरेशन। ठीक, अब ऑक्सी श्वसन क्या होता है ये जानो। ऑक्सी है, ऑक्सी से बना है शब्द ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी कि इस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। 2 ही टाइप का श्वसन होता, तीसरा कोई नहीं होता, याद रखिएगा। अब ऑक्सी श्वसन में होता क्या है? ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। इस दौरान अगर देखें तो 38 एटीपी एनर्जी जनरेट होती। ठीक, समझे? दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो होता है वो होता है एरियोबिक, एनाएरोबिक। एनाएरोबिक का मतलब होता है अनाक्सी। क्या होता है? अनाक्सी होता है। अब देखो, अगर आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो अनाक्सी, अनाक्सी का मतलब क्या हो गया? अनाक्सी, अगर अनाक्सी में जैसे अनाक्सी शब्द है, इसमें प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है, अनुपसर्ग लगा नहीं लगा? हिंदी पढ़ते होगे ना, तो इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ। अनुपसर्ग है तो अन शब्द आप जानते हो, अनुपसर्ग को लगा के विलोम भी तैयार किए जाते हैं। तैयार किए जाते हैं, नहीं तैयार किए जाते हैं। तो ये ऑक्सी का विलोम ही है। क्या है?
विलोम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो अनाक्सी यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। ऑक्सीजन की इसमें कोई जरूरत ही नहीं होता है। अब जरूरत नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें बेटा ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि अनाक्सी है ना, बिना ऑक्सीजन के ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है, C2H5OH में ब्रेक होता है और वाटर निकलता है। तो यहाँ पे अगर देखो ऊर्जा कितनी बनती है, तो ऊर्जा इसमें 2 ATP बनती है। अब वही बात याद करो जैसे मैं तुमको बताया था, ध्यान दो। जैसे तुम लोग जब 1 साल के बाबू थे, तुम सभी की बात कर रहा हूं, जब 1 साल के बाबू तुम खुद थे तो एक पार्ले जी का बिस्कुट और 1 कप दूध में तुम्हारा पेट भर जाता था। फिर जब तुम 8 साल के हुए 1 रोटी खाए, 12 साल के हुए 2 रोटी खाए, 18 साल पे तुम 4-5 रोटी खाते हो। खाते हो नहीं खाते हो? यानी कि ये डाइट क्यों बढ़ी? इसलिए क्योंकि जैसे-जैसे हमारा शरीर बड़ा हुआ, शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता बड़ी हो गई। यानी कि शरीर को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए हो ज़रूरत पड़ने लगी और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा खाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। इस धरती पे 2 ही प्रकार के तो जीव होते हैं। कौन-कौन से जीव? एक ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय हैं। कैसे हैं? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो एक कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब बेटा जो एक कोशिकीय हैं, ये तो बहुत छोटे होते हैं, ये दिखाई तक नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। किससे देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से। बहुकोशिकीय हमारी तरह, आपकी तरह, पेड़ पौधों की तरह बड़े बड़े जीव, जितने जीवित जीव हैं जो क्या कहते हैं दिख रहे हैं, वो सब बहुकोशिकीय में आते हैं। अब पेड़ एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, बताओ? पेड़ की अगर बात करें तो पेड़ तो बहुकोशिकीय होगा ना, पेड़ पौधे बहुकोशिकीय होंगे। तो जो ऑक्सी श्वसन होता, अब इनका शरीर बड़ा है तो क्या ये 2 ATP ऊर्जा से काम चलाएंगे? इनको ये तो चाहिए नहीं 2 ATP वाला, इसमें तो इनका भला ही नहीं होगा। होगा भला? नहीं भला होगा। कौन सा श्वसन होना चाहिए इनकी कोशिकाओं के लिए? जिसमें ज्यादा ऊर्जा बनती है। तो ज्यादा ऊर्जा बनती है यानी कि पेड़ पौधे हैं, आदमी है, घोड़ा गधा है, यानी कि जितने बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें सब में कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन। और अगर ऑक्सी श्वसन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जितने एक कोशिकीय हैं जैसे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जैसे फंगस यानी कि कवक, इनकी अगर बात करें तो इनमें सब में एक कोशिकीय जितने होते हैं, इनमें सब में होता है बच्चा क्या? इनमें सब में होता है अनाक्सी श्वसन। क्या होता है? अनाक्सी श्वसन होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो, ये क्लियर हो गया। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आज से जिंदगी में इस पौधे का, ये क्वेश्चन का आंसर गलत ना बताना। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे नए नबीले मास्टर भी इसको गलत पढ़ा देते हैं। किसी मास्टर से पूछ लेना, नया नबीला होगा तो पक्का बता रहे हैं, वो गलत ही बताएगा, 100% गलत बताएगा। ठीक है, समझे? क्लियर? सर पीरियोडिक टेबल बता दीजिए। थोड़ा वेट करो, आज कोशिश करके बायो खींच देंगे ज्यादा से ज्यादा, जितनी खींच जाएगी। कल पीरियोडिक टेबल ही बताएंगे, जितनी बायो खींच जाएगी बस। ये कंप्लीट चैप्टर, ये भी चैप्टर कंप्लीट। कल पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा बहुत बता देंगे, मेन मेन चीजें पढ़ के चले जाना, ठीक है? बोलिए, फटाफट बोलिए, जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया? अब देखो, इसके बाद आ जाते हैं। इसके बाद अपना आता है किस पे? हार्ट के कुछ फैक्ट बता देते हैं, याद रखिएगा। फैक्ट बता दे रहे हैं, थोड़े जान लीजिए कुछ हार्ट से रिलेटेड। हार्ट से रिलेटेड फैक्ट क्या क्या है? हार्ट से रिलेटेड फैक्ट की अगर बात करें तो पहला, चेंबर के बारे में पूछता है, किसमें कितने चेंबर होते हैं? याद रखिए, ध्यान दीजिए। चेंबर की अगर हार्ट से रिलेटेड बात करें, किसमें कितने चेंबर होते हैं, तो एक जीव होते हैं स्तनधारी,
यानी कि मेमल्स। नहीं नहीं, तो देखिए स्तनधारी, स्तनधारी की बात करें तो ध्यान दीजिए, जो स्तनधारी होते हैं जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग। स्तनधारी की अगर बात करें तो स्तनधारी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो पक्षी वर्ग, ये दो प्रकार के ऐसे जीव जो हैं, पक्षी वर्ग और स्तनधारी, ये दो प्रकार के ऐसे जीव हैं जिसमें बेटा एक हर्ट होता है। क्या होता है? एक हर्ट होता है। क्या होता है? एक हर्ट होता है। और एक हर्ट में अगर हम देखें तो एक हर्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। एक हर्ट होता है उसमें 4 चेंबर होते हैं। दूसरी चीज, इसके अलावा अगर देखें तो इसके अलावा आते हैं उभयचर। क्या आते हैं? उभयचर आते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो उभयचर आते हैं। क्या आते हैं? उभयचर। उभयचर की अगर बात करें, उभयचर, और इसके अलावा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप, रेप्टाइल्स और उभयचर जो होते हैं, इसमें अगर देखें तो इसमें एक हर्ट होता है। क्या होता है बेटा? एक हर्ट होता है। एक हर्ट में अगर हम देखें कितने चेंबर होते हैं, तो 3 चेंबर होते हैं। इस चेंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, अभी हम इनके बारे में ब्रीफिंग भी कर देंगे। ठीक, इसके बाद आता है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग का मतलब क्या होता है? मत्स्य को इंग्लिश में बेटा मीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मीन, क्योंकि इंग्लिश नहीं, ये लैटिन होता है। जैसे पक्षी को आप लोग बर्ड समझते होंगे, लेकिन पक्षी को एप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? एप्स कहते हैं, समझे? तो यहाँ पे अगर देखें तो पक्षियों को क्या कहते हैं? एप्स कहते हैं। तो एप्स क्लास वाले जो होते हैं उनमें 4 होते हैं। मीन की अगर बात करें तो मीन में एक हर्ट होता है, एक हर्ट में 2 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 2 चेंबर। अब देखो स्तनधारी कौन से होते हैं, समझिए। स्तनधारी उनको कहा जाता है जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको सबको स्तनधारी कहते हैं। जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको स्तनधारी कहते हैं, जो बच्चे को दूध पिला सकते हैं उसको भी स्तनधारी कहते हैं। दूसरी सबसे खास बात, उभयचर की अगर बात करें तो इसमें एक हर्ट होता है, 3 चेंबर होते हैं। उभयचर की अगर बात करें तो एक हर्ट 3 चेंबर होते हैं। ठीक, उभयचर जल और थल दोनों में रह सकते हैं, यानी कि उभयचर जो हैं वो जल में भी रहते हैं, वो थल में भी रहते हैं। जैसे मीन मछली मत्स्य वर्ग से आते हैं, मछलियां जितनी होती उनमें सब में एक हर्ट 2 चेंबर होता है। अब जरा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरीसृप क्या होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप। ठीक, जैसे सरीसृप में छिपकली, ये सब रेंग कर चलने वाले जितने जीव हैं सब सरीसृप कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है बेटा। क्या अपवाद है? याद रखिएगा, सरीसृप के अपवाद की अगर बात करें तो अपवाद इसके 2 हैं। कौन कौन से 2 अपवाद हैं? एक बेटा अपना आता है घड़ियाल। क्या आता है? एक अपना आता है घड़ियाल, और दूसरा अगर हम देखें तो एक घड़ियाल आता है और दूसरा इसी का भाई मगरमच्छ आता है। घड़ियाल और मगरमच्छ जो होता है, ये 2 ऐसे जीव हैं जिनमें बेटा एक हर्ट होता है और एक हर्ट में 4 चेंबर होते हैं। बाकी जितने आपको सरीसृप दिखेंगे वो सब में 3 चेंबर होंगे, लेकिन घड़ियाल जो होता है, मगरमच्छ जो होता है, उनमें अगर हम देखें तो उनमें एक हर्ट और 4 चेंबर होते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? फटाफट बताइए, कोई डाउट इसमें? फटाफट बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक, दूसरा, दूसरा कुछ फैक्ट देखो बेटा क्या है, हृदय से रिलेटेड। हृदय से रिलेटेड फैक्ट की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे मजबूत चेंबर कौन सा होता है? सबसे मजबूत चेंबर की जब हम बात करते हैं, यानी कि सबसे मजबूत चेंबर, ठीक, सबसे मजबूत चेंबर, या हिंदी में इसको कोष्ठक कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोष्ठक। तो कौन सा होता है? बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। क्या होता है?
बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, याद रखिएगा। दूसरी सबसे खास बात, हृदय में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, सबसे बड़ी धमनी, तो सबसे बड़ी धमनी की अगर बात करें, याद रखिएगा, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो होती है अरोटा। कौन सी होती है? अरोटा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, ठीक, सबसे बड़ी सिरा, तो सबसे बड़ी सिरा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी सिरा जो बेटा होती है वो होती है वेना कावा। कौन सी होती है? वेना कावा। इसी को महाधमनी या महासिरा कहा जाता है, वेना कावा। ठीक, ये हो गई सबसे बड़ी सिरा। ठीक, ये याद रखना। दूसरी अगर देखें, ठीक, हाँ, एक और बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है गोल्डन आवर का संबंध किससे है। गोल्डन आवर, गोल्डन आवर का संबंध की अगर बात करें, ये प्रैक्टिस में कराए थे, तो गोल्डन आवर का संबंध जो होता है वो किससे होता है, तो ये हार्ट अटैक से होता है। किससे होता है? हार्ट अटैक से होता है। तो क्या होता है जब किसी व्यक्ति को अटैक पड़ता है, तो ये माना जाता है कि जैसे अटैक पड़ा है उसको, जिसको अटैक पड़ा, धमनी मीन्स आर्टरी होता है। क्या होता है? आर्टरी। ठीक, आर्टरी, माफी चाहते हैं। ठीक, जैसे जब किसी को अटैक पड़ता है तो कहते हैं अगर उसको जैसे अटैक पड़ा तुरंत जो पहला घंटा होता है, अटैक पड़ने के बाद तुरंत क्या जो पहला समय होता है उसमें अगर क्या कहते हैं, सर इंग्लिश में भी लिखें, सर ऐसा कहती इंग्लिश समझ में। हाँ, अब इतना ही समय बचा, हम इंग्लिश में भी लिखें, उर्दू में भी लिख दें, हम जापानी में भी लिख दें, हम फारसी में भी लिख दें और हम सब ट्रांसलेट ही करते रहें। ठीक, स्पीड हम बता रहे हैं, जितना आप पढ़ सकते हो खींच सकते हैं खींच देंगे। ठीक है, ये अपने लिए नहीं बेटा, आप ही लोगों के लिए। मैं बोल तो रहा हूँ इंग्लिश हिंदी, एक जगह मिस हो गया तुरंत कमेंट कर देते हो। ठीक, अब जैसे पूछा आप भी पूछते, हम बोल देते, बता दे। इसको क्या कहते हैं? धमनी को आर्टरी कहा जाता है, इसको तो मैं वेंस बोल ही रहा था, सिरा को वेंस कहा जाता है। देखिए, तो यहाँ पे आ जाइए, जो पहला घंटा होता है उसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है गोल्डन आवर का संबंध किससे है। ठीक, गोल्डन आवर हिंदी कभी पढ़ा ही नहीं, वाह, अद्भुत, आई प्राउड ऑफ यू मेरे लाल। ठीक है, आज हमें भी प्राउड हो रहा आप पे। तो इसकी अगर बात करें तो देखिए, गोल्डन आवर जो होता है, गोल्डन आवर का संबंध किससे होता है, किससे रिलेटेड होता है, तो गोल्डन आवर का संबंध जो रिलेटेड होता है किससे रिलेट करता है, हार्ट अटैक से रिलेट करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, पूछा जाता है आर्टिफिशियल हार्ट कौन सा होता है। आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय किसको कहा जाता है? दो होते हैं कृत्रिम हृदय, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल हार्ट दो होते हैं। एक होता है जिसको पेस मेकर कहते हैं, इंग्लिश में भी पेस मेकर ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि नाम है। दूसरा जो होता है उसको जार्विक 7 कहा जाता है, इंग्लिश में भी जार्विक 7 कहेंगे, हिंदी में भी जार्विक 7 कहेंगे। ओ सिट, हिंदी में भी जार्विक 7 ही कहा जाता है। ठीक है, ये दो होते हैं, एक ए एक ए। ठीक, ये आर्टिफिशियल होते हैं। ये क्या होते हैं, जब इंसान के क्या होते हैं, हार्ट के, यानी कि उसका मोशन मतलब खराब होने लगता है, काम करना बंद कर देता है या स्लो होने लगता है, तभी ये चेंज होता है, मतलब ट्रांसप्लांट कराया जाता है। बैटरी से, लिथियम आयन बैटरी से दोनों चलते हैं। दूसरी सबसे खास बात जरा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और पूछता है, इसी से रिलेटेड एक जांच होती है जिसको हम लोग कहते हैं ईसीजी। ईसीजी जो है वो हृदय की जांच होती है, और इसमें अगर देखा जाए, इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या फुल फॉर्म होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज ये हो गया। अब थोड़ा क्या कहते हैं, और फैक्ट जान लीजिए। और फैक्ट की अगर बात करें तो कौन से फैक्ट आते हैं, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ये बात आप सब लोग जान लीजिए, ल्यूकोसाइट कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। इसकी अधिकता अगर बॉडी में होती है तो कैंसर हो जाता है, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। अब इसको लेकिन ब्लड कैंसर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। ब्लड कैंसर की अगर बात करें तो ल्यूकेमिया होता है। क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। अगर मान लो इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? कमी होने के कारण जो रोग होता है उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। तो अगर कमी होती डब्ल्यूबीसी की
तो ल्यूकोपेनिया होता है, और अगर क्या कहते हैं अधिक होता है तो ल्यूकेमिया होता है। ठीक, ल्यूकेमिया ये दोनों ब्लड कैंसर ही होते हैं। दूसरी सबसे खास बात, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। तो अगर सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका आंसर होगा मोनोसाइट। क्या आंसर होगा? मोनोसाइट होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होता है लिम्फोसाइट। क्या आंसर होता है बेटा? लिम्फोसाइट होता है। ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। तो यहाँ तक क्लियर? ठीक, बोलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? हार्ट से ब्लड से इतना पढ़ के जाओ, भगवान चाहेगा इसी में आ जाएगा। ठीक, हार्ट से और ब्लड से इतना पढ़ के जाइए, ईश्वर चाहेगा यहीं से आ जाएगा। बाकी क्या कहते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं, आप अपने तरफ से भी देखना चाहना देख लेना। ठीक, बोलिए फटाफट बोलिए स्पीड में। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद किसके बारे में बता दें? न्यूट्रिशन तो है ही। हाँ न्यूट्रिशन बता देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन तुम लोग पढ़े नहीं होगे। ठीक है, विटामिन और डिजीज खुद से याद कर लेना, जान लो, ये मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, और इसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें पढ़ाने लायक कुछ होता भी नहीं, क्योंकि फैक्ट है। इससे कौन सी बीमारी होती, ये होती, ये याद ही करना पड़ता है, इसका कोई समझाने का तरीका नहीं होता। इसलिए इसको आप लोग थोड़ा अपना समय दीजिएगा। जो लॉजिकल चीजें हैं वो मैं खटाखट खींच देता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिए। हाँ, जो लॉजिकल चीजें हैं वो, हाँ वो मैं खींच देता हूँ। जो याद करने वाली चीज है वो आप पढ़ लीजिए थोड़ा। ठीक, देखिए अब इसके बाद न्यूट्रिशन पे आ जाओ। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं पोषण। पोषण होता क्या, यानी कि पोषण, पोषण की अगर बात करें तो यानी कि पोषक तत्वों की बात होती है। हमें कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए? तो पहला सवाल ये पूछता है कि पोषक तत्व होते कितने प्रकार के हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखिएगा, पोषक तत्व की जब बात की जाए कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषक तत्व होते हैं 6 प्रकार के। कितने होते हैं? 6 प्रकार के। ध्यान दीजिए कौन कौन से होते हैं। अब पोषक तत्व हेडिंग डाल लो, यहाँ पे ये याद रख लेना कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। पहली चीज, अपने शरीर को प्रोटीन चाहिए, पहले नंबर पे क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। दूसरे नंबर पे अपने लोगों को फैट चाहिए। तीसरे नंबर पे अपने लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो अपने लोगों को मिनरल्स चाहिए। क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। और मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स यानी कि खनिज, खनिज कहाँ से मिलेंगे? इसलिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सा पानी पीते हो, तो आप कहते हो मिनरल वाटर पीते हैं। लेकिन एक चीज तुमको और बताएं, जैसे कोई अगर आपसे कहे बोतल रखा हो, मिनरल वाटर है आपके पास, तो आप कहोगे नहीं मिनरल वाटर नहीं, हमारे पास नॉर्मल वाला पानी। एक्चुअल में मिनरल वाटर क्या होता है? जो जमीन से पानी निकलता है सबसे ज्यादा मिनरल्स उसी में होते हैं, पता है? आरओ फिल्टर करने से तो मिनरल्स की और कमी आ जाती है। ठीक, तो मिनरल वाटर का मतलब ये नहीं कि जो फिल्टर वाला वो मिनरल वाटर। ठीक है, मिनरल सब में, सभी नॉर्मल पानी में ही सबसे ज्यादा होते हैं। अब मिनरल से ही, इसके अलावा विटामिन से ही। अब यहाँ पे 2-3 बातें जान लीजिए। जो हम तो विटामिन हम पढ़ाएंगे नहीं, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करने वाली चीजें। देखिए विटामिन के बारे में एक बात बता देते हैं। पहली चीज, ये जो 3 चीजें यहाँ पे हैं ऊपर की, ये 3 चीजें ऊपर की हैं, नीचे की, और 3 चीजें ये ऊपर की हैं। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है। यही एक ऐसे हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त की जा सकती, ये ऊर्जा मिल सकती है। अगर इन तीनों की बात करें, इसमें अगर देखें तो ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, इसमें ऊर्जा नहीं होती। जैसे अभी कल को मान लो आपसे क्वेश्चन किया गया कि ये बताइए, अगर आप क्या कहते हैं, एक बाल्टी आपको पानी पिला दिया जाए, एक बाल्टी, चलो बाल्टी भर नहीं पियोगे क्योंकि तुम गाय भैंस तो हो नहीं, ठीक, मान लो एक गिलास पानी आपको पिलाया जाता,
तो 1 गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो आंसर क्या होगा? 0 कैलोरी, क्योंकि इसमें ऊर्जा नहीं होती। आपसे कहा जाए कि आप बहुत ज़्यादा विटामिन्स वाले फल खाते हो, कितनी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी। विटामिन्स में भी ऊर्जा नहीं होती है। मिनरल्स से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी, क्योंकि मिनरल्स में भी ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा के कौन-कौन से स्रोत होते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ये 3 जो हैं ये ऊर्जा के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। चलिए फटाफट आ जाते हैं प्रोटीन पे। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलिए, यहाँ तक बोलो भाई, स्पीड में बोलो ज़रा, हमें भी बताइए फिर। बोलिए, बोलिए, बोलिए। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक क्लियर हुआ प्रोटीन फैट वाला? ठीक है, हाँ, गुड। देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि अपनी हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन होता क्या? सबसे पहला सवाल, प्रोटीन क्या है? तो याद रखिएगा, ये प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। अरे अमीनो एसिड, हिंदी वाले जरा ध्यान दें। अभी वो गलत हो गया, हिंदी वाले जरा ध्यान दें। पॉलीमर का मतलब होता बहुलक। क्या मतलब होता? बहुलक। आप सब लोग मैथ तो जरूर पढ़ते होंगे, उसमें एक होता बहुभुज। क्या होता है? बहुभुज। बहुभुज में हम कहते हैं जिसमें बहुत सी भुजाएं हों उसको हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। वैसे पॉलीमर होता है, ठीक, वैसे पॉलीमर होता है। खाना ज्यादा खाने से स्टमक बड़ा क्यों होता है? बेटा अब ये सवाल नहीं बता सकते थोड़ा प्लीज, क्योंकि ये रिलेट भी नहीं करता। वैसे जानकारी से अच्छी है, लेकिन क्या कहते हैं बता देते, समय नहीं, ठीक है, हाँ, नहीं तो बता देते। पेट नहीं बड़ा होता, स्टमक कभी बड़ा नहीं होता, खाना ज्यादा खाने से लीवर फैटी होता है, इतना जान लीजिए। देखिए तो यहाँ पे अगर देखें तो पॉलीमर जो होता है इसका मतलब होता है बहुलक। बहुलक का मतलब बहुत से मॉलिक्यूल्स जहाँ पे जुड़ जाते हैं, बहुत से मॉलिक्यूल्स जब आपस से में जुड़ते हैं तो उसी को कहा जाता है क्या? बहुलक कहा जाता है। क्या कहते हैं? बहुलक। यानी कि अगर प्रोटीन का निर्माण करना है तो बहुत सारे अमीनो अम्ल को आपस में जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है जिसको हम कहते हैं इसेंशियल प्रोटीन। इसेंशियल प्रोटीन को हिंदी में कहा जाता है संश्लेषित प्रोटीन। क्या कहते हैं? संश्लेषित प्रोटीन। और एक होती नॉन इसेंशियल प्रोटीन जिसको हिंदी में कहा जाता है असंश्लेषित प्रोटीन। क्या कहते हैं? असंश्लेषित प्रोटीन। इन दोनों में फर्क क्या होता है? ज्यादा फर्क जानने की कोशिश ना करो, इतना जान लो संश्लेषित प्रोटीन में 22 अमीनो एसिड होते हैं और असंश्लेषित में 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं। अब इस 20 अमीनो एसिड किसमें है? असंश्लेषित में, संश्लेषित में 22 होते हैं। जब 20-20, 22-22 अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं तो बहुलक बनाते हैं, उसी बहुलक का नाम पड़ जाता है प्रोटीन। क्या होता है जब कोई चीज बहुलक में बदल जाती है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण तुमको दे देते हैं, जैसे मान लो हमारी क्लास में केवल श्वेता कुमारी और निखत रहमान होती, तो हम अगर केवल श्वेता होती तो क्या ये मोनोमर थी, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल थी। तो जब हम कुछ पूछते या बोलते तो हम कहते श्वेता, समझ में आया, क्योंकि मोनोमर इन्हीं का नाम लेते, ठीक। और हमसे कोई पूछता आप किसको पढ़ाते तो मैं बोलता श्वेता को पढ़ाता हूँ। जैसे निखत भी आ गई, 2 हो जाते तो डाइमर हो गए, यानी कि डाइमर हो गए। तब भी कोई पूछता तो मैं बताता निखत और श्वेता होती, उनको मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अब बहुत सारे लोग हो, पॉलीमर बन गए तुम लोग, तो हमसे कोई पूछता किसको पढ़ाते तो मैं कहता हूँ क्लास को पढ़ाता हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती को पढ़ाता हूँ। क्यों? जैसे ये आप लोग पॉलीमर में कन्वर्ट हुए, नाम बदल गया, बदल गया तो क्या होता है? ये अमीनो एसिड ही होते हैं। जैसे पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं तो नाम इसका प्रोटीन पड़ जाता है। बस इतना ही फर्क है। अपने शरीर को कौन से प्रोटीन चाहिए, कौन सी अमीनो एसिड चाहिए? हमारे शरीर की अगर बात करें तो जो हमारी बॉडी है बेटा, इसकी अगर बात करें तो इसको 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए। अपने शरीर को कितने चाहिए अमीनो एसिड बेटा? तो 20 चाहिए। 20 में भी देखो खेला क्या है? खेला ये है 10 अमीनो एसिड शरीर खुद बनाता है।
10 आपको खाने की ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन शेष 10 जो होते हैं इनको हम बाहरी स्रोतों से लेते हैं। किससे लेते हैं? बाहरी स्रोतों से लेते हैं। यानी कि जो एक्सटर्नल सोर्सेस हमारे होते हैं, जिसके लिए हम प्रोटीन के सोर्स खाते हैं, पनीर खाते हैं, मशरूम खाते हैं, लाइकोप्रगन खाते हैं, ठीक है, सोयाबीन खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, ये 10 का ही होड़ लगा हुआ है। प्रोटीन को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जो लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हैं उनका बुढ़ापा बहुत खराब हो सकता है, वो जीवन भी पूरा जी नहीं सकते। हाँ, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा तभी खाइए जब आप खूब जिम करिए, या तो आप बिल्कुल किसान के बेटे हो, आप भी उनके साथ किसानी में जुटे हो, जा के खेतों में खूब पसीना बहाते हो, तो ही प्रोटीन डाइजेस्टिबल है। ऐसे अगर सोचो शहर में रहते हो, हाँक लिए प्रोटीन, खटिया पे पसरे पड़े हो, सोचे बॉडी बना लें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर काम से चला जाएगा। हाँ, नहीं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है। भावना राय देवी जी इतने दिन से कहाँ थी? तो यह इसकी अगर बात करें तो बाहरी सोर्सेस जो होते हैं, बाहरी सोर्सेस से केवल हमको कितने अमीनो एसिड की नीड होती है? तो 10 अमीनो एसिड यानी कि 10 अमीनो एसिड की नीड होती है। जैसे कि हमने बताया था सबसे ज्यादा किसमें होती है प्रोटीन? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में होती है, बताया था ना। इससे कम किसमें होती है? तो इससे कम हमने बताया था क्लोरेला में होती है, बताया था। अब ये सीक्वेंस आप लोगों के पास नोट है, डैश 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 आप लोग जानिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं। अब देखो 10 चाहिए, ठीक, 10 चाहिए। अब इस 10 के चक्कर में ही सारा खेल हम लोगों का होता है, इसी को चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, याद रखें, जो ये हमारा शरीर बनता है, हमारे शरीर में जो ये 10 प्रोटीन बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि प्रोटीन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो आंसर होगा लीवर। कहाँ होता है? लीवर। जितनी भी प्रोटीन आपके शरीर में बनती हैं, वो लीवर। जैसे कौन सी? जैसे एक ग्लोबिन प्रोटीन होती है, जो हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करती है, ये लीवर बनाता है। जैसे केराटिन प्रोटीन होती है, जो नाखून बालों के लिए जरूरत पड़ती है, ये भी लीवर बनाता है। तो ये सब लीवर बनता है, बाकी जो आप खाते हो उससे ये चलता है। यहाँ पे अगर देखें तो प्रोटीन का यूज क्या होता है? प्रोटीन जो होता है इसका काम होता है बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि ये शरीर के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। आपने सोचा नहीं कि आपका शरीर 10 प्रोटीन क्यों बनाता है, 10 एमिनो एसिड क्यों बनाता है? इसलिए आप सोचिए, हर बच्चा जो जन्म ले रहा है इस धरती पे, वो जरूरी नहीं है कि बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ऐसी जगह पैदा हो। कुछ बच्चे तो ऐसे भी पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं कि जन्म लेते ही उनके माँ बाप नाले के किनारे फेंक देते हैं। आज भी ऐसा है, हर देश में ऐसा होता है। आप सोचिए, क्या उस बच्चे का कोई दोष है उसमें? क्या उस बच्चे का उसमें कोई दोष है जिसके माँ बाप ने उसे नाले के किनारे फेंक दिए? हमें तो नहीं लगता है कि उस बच्चे का उसमें कोई दोष है, ठीक, उसमें उसका तो कोई दोष नहीं। अब मान लो वो किसी के हाथ लग गया, या और ऐसा व्यक्ति, या वो सरवाइव कर रहा है कैसे भी करके, तो उसको उसके पास सोर्सेस नहीं है, तो उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बॉडी ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन की जरूरत होती है। नेचर ऐसा भेदभाव कभी नहीं करती। आपको अगर कहते हैं ना, अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, मुंह दिया है, तो वो खबर भी लेगा। तो आपको इतना जरूर वो उस हद तक आपका ध्यान रखता है जिस हद तक क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, उस हद तक क्या करता है? ध्यान रखता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो वहां पे अगर हम देखें, तो अगर उस हद तक अगर हम देखें, तो वहां तक क्या कहते हैं, काम नहीं कर सकता, वहां तक ध्यान रखा जाता है इन चीजों का। ध्यान दीजिए जरा, एक सेकेंड। तो यहाँ तक समझिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये अगर हम देखें, तो कहने का मतलब ये है कि जो नेचर ने जितना हमें देना है उतना वो दे देता है। हम इतना बन जाए, इतने सक्षम हो जाएं कि हम फिर स्ट्रगल कर सके। जहां तक स्ट्रगल आप नहीं कर सकते, वहां तक नेचर की जिम्मेदारी होती, वो पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाता भी, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बोलिए फटाफट। तो एक चीज और जान लीजिए, अगर एक कोई व्यक्ति प्रोटीन खाता है,
1 ग्राम प्रोटीन में पूछा जाता है कितना ऊर्जा होता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात करें तो उसमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, इसके अलावा अगर देखें तो एक साधारण व्यक्ति को पर डे कितनी, ओह शिट गलत हो गया, देखो एक साधारण व्यक्ति को पर डे पर डे कितना मतलब प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो एक साधारण व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो पर डे 40 ग्राम प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहिए, 40 ग्राम प्रोटीन, ठीक, 40 ग्राम प्रोटीन, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। और अगर हाँ थोड़ा एक सीक्वेंस चेंज होता है, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं अब उनमें 2-2 जान बचती हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए 70 ग्राम, 70 से 76 होता है, 70 ग्राम प्रोटीन उनको लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा आंकड़ा ज्यादा है, ठीक। गर्भवती को तो हर चीज ज्यादा चाहिए होती, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बोलिए फटाफट बोलिए, क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, फैट पे आ जाते हैं। फैट पे आ जाते हैं, फैट क्या होता है ध्यान दीजिए। फैट की अगर बात करें तो ध्यान दो, फैट क्या होता है? फैट एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही बताएंगे, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन के कारण ही इसमें ऊर्जा होती है। फैट की अगर बात करें तो अगर हाइड्रोकार्बन है तो 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड जो होते हैं उनको हिंदी में कहा जाता है संतृप्त। क्या कहते हैं? संतृप्त, यही कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड, जिसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त, ठीक, असंतृप्त। यार हिंदी में लिखने में एक गलती जरूर होती, असंतृप्त। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, समझिए, जो संतृप्त होते हैं, संतृप्त को पचाना आसान नहीं होता है, इसको हम पचा नहीं सकते, आसानी से पचा नहीं सकते, ये कह सकते हो। पचाना, पचा नहीं सकते, आसानी से पचाना क्या होता है? कठिन होता है, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे असंतृप्त की अगर बात करें तो इनको हम पचा सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से पचा सकते हैं, यानी कि आसानी लिख देते हैं एक में, आसानी से पचा सकते हैं, ठीक, ये याद रखना, आसानी से पचा सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल बता दे, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? असंतृप्त वसा जो है घी में होती है, संतृप्त वसा घी में होती है, असंतृप्त वसा तेल में होती है। क्वेश्चन पूछता है कि डेली लाइफ में हम क्या कहते हैं, घी का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि घी में सब्जी नहीं बना सकते, डाइजेस्ट ही नहीं होगा क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है, और जो तेल होता है अनसैचुरेटेड होता है, इसलिए हम इजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे क्या कहते हैं, एक और एग्जांपल बता दें, बहुत लोग क्या कहते हैं, नॉनवेज खाते हैं, जो लोग रेड मीट खाते हैं, ठीक, बड़े का, जो लोग रेड मीट खाते हैं, रेड मीट की अगर बात करें तो कहा जाता है रेड मीट की अपेक्षा मछली ज्यादा स्वास्थ्यकर होती है, क्योंकि मछली में जो फैटी एसिड्स होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, रेड मीट में जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। तो इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा कठिन टास्क होता है, इसको इजिली डाइजेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये देखिए, अगर हम पूछें कि 1 ग्राम अगर कोई फैट खाता है तो कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अब यहाँ से एक फैक्ट बन जाता है, कौन सा फैक्ट? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक वो कैलोरी मान किसका होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सर्वाधिक कैलोरी मान किसका होता है, यानी कि सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू किसका होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा वसा। क्या आंसर होगा? वसा, ठीक। क्लियर हो गया? तो यहाँ वसा, वसा का सोर्स की अगर बात करें तो वसा अखरोट में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? अखरोट में, अखरोट में सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे अलमंड, अलमंड यानी कि बादाम, ठीक। दूसरे नंबर पे बादाम में वसा सबसे ज्यादा होती है। तो ये वसा के सबसे अच्छे क्या होते हैं? स्रोत माने जाते हैं, ठीक। क्लियर? बोलिए, बोलो भाई, क्लियर हो गया? बोलो, जल्दी बोलो, देन मैं वहां पे आ जाऊं कार्बोहाइड्रेट पे। काजू में, काजू ज्यादा तो मूंगफली में होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट देखो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, बिल्कुल देसी भाषा में समझो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, हर मीठी चीज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। कोई भी मीठी चीज हो कार्बोहाइड्रेट ही होगा, ठीक। मीठी चीज कोई भी हो,
ठीक, जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहली चीज़ ये जान लो, 1 ग्राम अगर कोई कार्बोहाइड्रेट खाता है तो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, हम सर्वाधिक ऊर्जा हम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो हम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो हम सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। हम सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होते कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा। एक होता है जिसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहा जाता है। दूसरे होते हैं जिसको कहा जाता है डाइसैकेराइड। क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहा जाता है। ठीक, डाइसैकेराइड कहते हैं। तीसरे जो होते हैं उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा समझने की बात है। क्या समझने की बात है? ध्यान दीजिएगा। जो मोनो और डाई होते हैं, क्या होते हैं? मोनो और डाइसैकेराइड होते हैं, ये सिंपल कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिंपल। अब याद करो जो पहले पढ़ाया था, कौन से कंपाउंड? सिंपल। यानी कि सिंपल है तो इनको हम लोग इजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। और जो पॉली होते हैं ये बेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये पॉलीसैकेराइड है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। समझ में आई बात? बोलो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब देखो जरा इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल पूछता है। मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करें तो इसका नाम है मोनोसैकेराइड। तो मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि इसमें एक मॉलिक्यूल है। डाइसैकेराइड मतलब दो, डाई का मतलब है दो। ठीक, डाई का मतलब दो है तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं। और क्या कहते हैं? पॉली का मतलब है बहुत सारे, यानी कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके एग्जाम्पल जान लो जो पूछे जाते हैं। मोनो की अगर बात करें तो मोनो में आपका ग्लूकोज आता है। क्या आता है? ग्लूकोज आता है। मोनो में आपका माल्टोज आता है। क्या आता है? माल्टोज आता है। मोनो में अगर हम देखें तो फ्रक्टोज आता है। क्या आता है? फ्रक्टोज आता है। क्या आता है? फ्रक्टोज आता है। याद रखिएगा, फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की जब बात करता है तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज होती है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें, इस पे आ जाते हैं डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में आता है लैक्टोज। क्या आता है? लैक्टोज आता है। अब और दूसरा इसमें क्या आता है? दूसरा इसमें आता है सुक्रोज। अब देखो सुक्रोज, क्योंकि ये डाई हैं तो इसका मतलब दो दो मॉलिक्यूल से बने हैं। कौन कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं? एक सेकंड, अरे भगवान, कौन कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, अरे यार, कौन कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो लैक्टोज में कौन कौन होते हैं? दो चीजें होती, कौन कौन सा? एक तो लैक्टोज में होता ग्लैक्टोज। क्या होता? ग्लैक्टोज। दूसरा अगर देखें तो दूसरा होता ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है? तो दूसरा जो होगा वो ग्लूकोज होगा। तो देखो एक हो गया ग्लैक्टोज, दूसरा ग्लूकोज, ये दो मिलके बना दिए लैक्टोज, यानी कि डाइसैकेराइड। सुक्रोज की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें भी दो चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो इसमें ग्लूकोज होता है और दूसरा इसमें फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है क्या? सुक्रोज। तो एक ये दो हो गया तो डाइसैकेराइड हो गया। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर? अब पॉलीसैकेराइड जी, बोलो फटाफट बोलो, समय नहीं। ठीक, जल्दी बोलिए। हाँ, क्योंकि बहुत, अब देखो इसके बाद पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या है? तो हम लोग अगर खाने की बात करें तो याद रखना, ये सिंपल ही तो खा सकते हैं, यानी कि मोनो खा सकते हैं और कौन से खा सकते हैं? डाई खा सकते हैं, पॉली नहीं खा सकते। पॉली के एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से। पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या है? ठीक, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है पहला ग्लाइकोजन। क्या आता है? ग्लाइकोजन। दूसरा
काइटिन आता है। क्या आता है? काइटिन आता है। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा आता है इसमें स्टार्च। क्या आता है? स्टार्च आता है। चौथा अगर हम देखें तो चौथा इसमें क्या आता है? सेलुलोज। क्या आता है? सेलुलोज आता है। ये चार ऐसे होते हैं जो पॉलीसैकेराइड है। ठीक, समझे? समझ में आई बात? बोलो बेटा, समझ में आई बात? दो तीन मिनरल्स बता देते हैं क्या क्या होते हैं। मिनरल्स में दो तीन जान लो फटाफट, 5 मिनट के लिए अब क्लास लेंगे, बहुत थक गया हूँ, स्पीड में पढ़ा भी रहा हूँ। मिनरल्स में जो पूछे जाते हैं वो जान लो। एक कॉपर पूछता, कॉपर का काम क्या है? हमारे शरीर की बात कर रहे हैं, ये इंसान की बात है सब। ये क्या करता है? एंजाइम का निर्माण करता है। कॉपर एंजाइम का निर्माण करता है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा फास्फोरस की अगर बात करें तो एसिडिटी को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? एसिडिटी को रेगुलेट करता है। ये सब बताया हूं तुम लोगों को, एसिडिटी को रेगुलेट करता है। ठीक है। तीसरा अगर हम देखें पोटेशियम, ये भी पूछा जाता है, तो ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। किसको? दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है पोटेशियम, दिल की धड़कन को ठीक नियंत्रित करता है। ठीक, याद रखिएगा। तो दिल की धड़कन को ये नियंत्रित करता है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें सोडियम, सोडियम ये ऑस्मोसिस रिएक्शन को मेंटेन करता है। ऑस्मोसिस, ठीक, ऑस्मोसिस रिएक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, बस ये चार याद कर लो, बस बहुत यहीं से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। केवल तुमको ना पढ़ाने में 2 चैप्टर बायो में रह गए हैं, एक किडनी के बारे में, दूसरा नर्वस सिस्टम ब्रेन के बारे में, और सब बायो भी कंप्लीट कर दिए। ठीक, और विटामिन विटामिन वो तो तुम्हारे पढ़ने वाली चीज़ें, तो इतना आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल हम जो करेंगे तो कल कोशिश करेंगे तुम लोगों का क्या, यानी कि पीरियोडिक टेबल खींचते। ठीक है, हाँ। सेल टिश्यू तो थोड़ा जब बिल्कुल इस फ्लो में पढ़ते हैं चीज़ें सुचारू रूप से, तब सेल टिश्यू आता है। क्योंकि सेल टिश्यू इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि सेल टिश्यू से क्वेश्चन भी नहीं आता। तो मिलते हैं अब ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।